चलिए एक बार पुनः आप लोगों का सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं सहस्रावस्था का लेक्चर ले रहा हूँ और आज ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सहस्रावस्था का शैक्षिक महत्व के बारे में मैं बताऊँगा। देखिए, आप लोग यहाँ विद्यार्थी जो मौजूद हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन विद्यार्थियों के अलावा एक पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में ये बताया जा रहा है कि जो शिशु है उसके शैक्षिक महत्व उसका क्या होना चाहिए, उसके खान पान की हमें किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, खेल कूद की किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, उसके पाठ्यक्रम में यदि वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल करना चाहिए और किस तरह से उसका पौष्टिक आहार का उसका ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं विद्यार्थियों से यहाँ कहना चाहूँगा कि जो सेकंड लेक्चर था इसका, जिसको मैंने हेडिंग दिया था सहस्रावस्था स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट उसमें मैंने बताए थे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के। आज तकरीबन 3 स्टेटमेंट इस लेक्चर में भी आएंगे, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है उन स्टेटमेंट का, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट अक्सर आते रहते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है सहस्रावस्था कि शैक्षिक महत्व, इसको 10 पॉइंट में मैंने 9 पॉइंट में इसको सम्मिलित किया है। तो 2 पॉइंट यहाँ बात करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास। इसका मतलब है कि जो शिशु होता है उसका जो प्रारंभिक गुरु होता है या प्रारंभिक शिक्षक होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, और एक अध्यापक होने के नाते पेरेंट्स को बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर पूर्ण रूप से उसका ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा है। यदि पेरेंट्स उस पर ध्यान दे रहा है तो हम इस तरह के जो मैं विकास बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस बच्चे की विकास सही तरह से चल पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में बच्चा सही तरह से विकास नहीं कर पाएगा। इसी पे नंबर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ सेकंड नंबर आता है शिशु के बारे में सही आदतों का निर्माण करना। सही आदतों में सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना। तो यहाँ ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम बच्चे में सही आदतों का विकास करने की कोशिश करें, और ताकि वो सत्य बोलना सीखे और बड़ों का आदर करना सीखे। यही उसकी अच्छी आदतें हैं। नंबर 3 पर आता है, ये अरस्तु महोदय का है। देखिए स्टेटमेंट मैंने जैसे बोला था आपको, तो स्टेटमेंट भी आएंगे इसमें। तो अरस्तु महोदय ने बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ये कब होगा? जब शिशु को हम पौष्टिक आहार देंगे। तो यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम यह बच्चे को, शिशु को पौष्टिक आहार दें ताकि उसके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करे, ताकि उसका विकास सभी स्थिति में, शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा संवेगात्मक हो या सामाजिक विकास हो, सही तरह से हो सके। और स्टेटमेंट को आपको, अरस्तु के स्टेटमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना है। 4th पॉइंट पर आते हैं तो शिशु के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसकी जिज्ञासा होती है, तो उसके साथ हमें प्रेम के साथ सहानुभूति का अनुभव कराना चाहिए, ताकि बच्चा अपना सभी क्षेत्रों में सही तरह से अपना विकास कर सके। कदम 5th नंबर पर आते हैं। देखिए, जो मैं अभी बात कह रहा था मैं कि शिशु कल्पनाशील और जिज्ञासु होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में, वो क्वेश्चन अटपटे हो सकते हैं, तो हमें तुरंत उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यदि आप उसके प्रश्नों का तुरंत उत्तर नहीं देते हैं तो उसकी जो जिज्ञासा होती है वो समाप्त हो जाती है। वो बहुत सारे अटपटे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कुछ भी पूछ सकता है बच्चा कि चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूरज रात में क्यों नहीं निकलता है, चंद्रमा दिन में क्यों नहीं निकलता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप एक पेरेंट्स के नाते ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जो भी क्वेश्चन है उस शिशु के, उनके प्रश्नों का आप ठीक तरह से जवाब दें, उसकी जिज्ञासा को आप शांत करें। इसके अलावा कल्पनाशील भी होता है, वो कुछ भी सोचकर, कुछ भी अपना दिमाग लगाकर कुछ भी बोल सकता है, तो आप उसके प्रश्नों को टाल नहीं सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। जब हम 6 नंबर पर जाते हैं
देखिए यहाँ पर ये स्टेगक महोदय ने का स्टेटमेंट है शिशु के बारे में, और उन्होंने बताया है कि शिशु अपने और संसार के बारे में खेल द्वारा ज़्यादा सीखता है। तो आप बच्चे को सिखाने के लिए खेलों का प्रयोग करें, और खेलों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पाठ्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों और कहानियों का प्रयोग करें। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो उसके वातावरण से रिलेटिव हो, ताकि वो अपने बारे में भी सीखे और इस वातावरण के बारे में भी सीखे। यहाँ हेड में ऐसे लिख रखा है कि वो अपने खेलों के द्वारा संसार और अपने बारे में सीखता है। तो आपको खेल करते समय, उसके साथ एक्टिविटी करते समय ध्यान रखना है कि वो वातावरण से संबंधित होने चाहिए। जब हम यहाँ 7 नंबर पर जाते हैं तो देखिए यहाँ मूल प्रवृत्तियों की बात हो रही है। मूल प्रवृत्तियों को मैं बता देता हूँ आपको, कंटस्ट कर लीजिएगा, अक्सर करके क्वेश्चन आता रहता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? अक्सर सभी की मूल प्रवृत्तियाँ एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रोना, हंसना, हर बच्चा पैदा होते समय रोता है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो यदि उसका विकास करना है, इसके विकास में संगीत की शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, संगीत उसको सिखाना चाहिए। सिखाने का मतलब ये प्रैक्टिस नहीं करानी है, या संगीत को सुनना चाहिए, बच्चे को साथ में रखना चाहिए संगीत से, ताकि उसकी मूल प्रवृत्तियों में उसका विकास हो सके। ये बोला गया है मूल प्रवृत्तियों में सुधार के लिए और उसके विकास के लिए, कि हमें बच्चे को, जो शिशु है, मैं फिर बताने जा रहा हूँ आपको, या मैंने एक्टिव डेट नहीं डाली है, कि 0 से 6 साल के बच्चा है, तो उसको संगीत की शिक्षा और संगीत के परिवेश में उसको रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करें, कहानी तथा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। वही जो मैंने आगे ऊपर बताया है कि यदि हमें बच्चे को इस संसार से जोड़ना है, इस वातावरण से जोड़ना है, तो उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, ताकि वो अपना विकास तो करे ही, इस संसार के बारे में भी वो सीखे। कहानी वो प्रेरणादायक कहानी हो सकती हैं, उसके विकास से संबंधित कहानियाँ हो सकती हैं, जो मैंने पहले ही टॉपिक में बताई आपको, कि शारीरिक, मानसिक और सभ्यता विकास और सामाजिक विकास के लिए इस तरह की कहानियाँ होनी चाहिए। उसके चरित्र निर्माण भी उससे होता है, कहानियों से बहुत सारी बातें वो सीखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो बालक के पैर, हाथ, नेत्र प्रारंभिक शिक्षा को सिखाते हैं, ये रूसो महोदय ने कहा है। और इसका मतलब है कि हमें ज्ञानेंद्रियों को, बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों में आपके हाथ, पैर और नेत्र आते हैं, तो हमें इनको प्रशिक्षण करने के लिए इनको बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बच्चे को वो कराते रहने चाहिए। और ये रूसो महोदय भी कहते हैं कि जब हमें बच्चे का विकास करना है, तो उसके पैर, हाथ, नेत्र को उसकी प्रैक्टिस कराती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भूल जाए करने से, उसको अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने चाहिए, ताकि आँखों का सही एक्सरसाइज हो सके। हाथ पैर चलाते रहने चाहिए। छोटे मोटे काम हैं, आपको कोई वस्तु उठानी है, ऐसी छोटी वस्तु है और वो उठा सकता है, तो उसको बोलना चाहिए कि बच्चे इधर से इधर करो, इस वस्तु को इधर से इधर ले जाओ, ताकि उसके हाथ पैर चलते रहें, प्रशिक्षण वो पाता रहे और उसकी ज्ञानेंद्रियाँ हमेशा काम करती रहें। वो प्रशिक्षण अच्छी तरह से उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। देखिए, आज मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि पेरेंट्स के नाते भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चे के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। लेक्चर यही फिनिश होता है, मैं साइड से हो जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके नोट्स में आप सही तरह से बना सकें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।